नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है ईपीएफओ और आईपीएफसी के लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो आप लोग कार्य कर रहे होंगे कि वो आप रट्टाफिकेशन पे फोकस कर रहे होंगे, पर इस चीज़ का खबर रहना चाहिए, सनद होना चाहिए आपको कि यह एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो यूपीएससी विल फोकस मोर ऑन द कंसेप्चुअल डोमेन इंस्टेड ऑफ द फैक्चुअल डोमेन। इस बार का पेपर आपको देखने के बाद आइडिया लग चुका होगा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वह आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये जो वीडियो बन रहा है इसका बेसिस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी, उसके ट्रेंड को देखकर यह वीडियो को बनाया जा रहा है। और जो हमारे सोर्स हैं वो 2-3 सोर्स हैं। एक तो आईएलओ का वेबसाइट जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उस पर बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो बहुत ही यूजफुल हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करके इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पेपर सेटर वहीं से क्वेश्चंस को उठाएगा, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसको फाइनल आंसर की भी देना होता है। लेट अस स्टार्ट। अब किस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वह पूरा लेक्चर के दौरान हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। देखो, पहली स्थिति हम लोग ये देखते हैं कि आईएलओ का फॉर्मेशन कैसे होता है। उस आईएलओ को की फॉर्मेशन के बाद जो उसके कानून होते हैं उसको सप्लीमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कानून लाकर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाकर कैसे करते हैं। हम लोग पेमेंट एंड वेज एक्ट 1936 क्यों लेकर आते हैं, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, आईएलओ का हिस्ट्री क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो मैंने पहले पढ़ रखा है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ कि जो स्ट्राइक करने का अधिकार है वह कौन सा अधिकार है। यह फंडामेंटल राइट है आपका, यह लीगल राइट है आपका, कि यह इलीगल राइट है आपका। इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बनाया जा सकता है कि स्ट्राइक क्या है। अगर आपको और क्वेश्चन बनाना होगा तो यह पूछेगा कि जो बंद किया जाता है, जैसे बोला जाता है कि आज भारत बंद है, बिहार बंद है, यूपी बंद है, यह जो बंद है, बंद करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, इलीगल राइट है, या स्टैट्यूटरी राइट है, क्या राइट है। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब ध्यान से देखो कि जेनेसिस कैसे होती है। अब आप माइंड के बैक में आप एक चीज चलाएंगे कि 1914 से 18 के बीच में मोटा मोटी अगर हम लोग डिस्कस करें तो 1914 से 18 के बीच में क्या चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो बैकड्रॉप में इस चीज को आप रखेंगे कि ऐसे हो रहा है। जब वर्ल्ड वार चल रहा है तो स्थिति बहुत ही भयावह है, खाने की किल्लत है, लेबर पर अत्याचार हो रहा है, इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग द डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। तो स्थिति बहुत खराब है, एक मेहम की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। उस दरमियान एक आवाज, बुलंद आवाज उठती है। उस बुलंद आवाज का नाम है रशियन रिवॉल्यूशन। आप जब रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन फोकस किस चीज पर करता है, वह लेबर की बात करता है, आम जनमानस की बात करता है, और बोलता है वह नेशनलिस्टिक पैटर्न की बात करता है। बोलता है कि देश की जो रिसोर्सेज है उस पर जनता का हक है, लेबर का हक है, ट्रेड यूनियन का हक है, वर्कर का हक है। इसका मतलब कि वो कहता है कि सारी चीजों को नेशनलाइज करने की बात करता है, और एक तरह से एक गुलबंदी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खिलाफ गुलबंदी होती है। तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो रशियन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। यहाँ का जो ट्रेड है, यहाँ के जो नेता हैं, उन पर इन विचारों का इंपैक्ट पड़ रहा है, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखा होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के कारण भगत सिंह, ऐसे लोग जो है लेफ्टिस्ट माइंडसेट के होने लगते हैं। यहाँ तक कि पंडित नेहरू पर भी रशियन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पड़ता है, उनके पॉलिसीज पर इंपैक्ट पड़ता है, और यहाँ से आप देखते हैं कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड होना स्टार्ट होते हैं। अब आप देखेंगे कि 1918 एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है। ये 1918 में क्या हो रहा है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो रहा है। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है यह गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार अपना एक टूल को इस्तेमाल किया,
उस टूल का नाम है हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? नागरिक अवज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल करते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक के टूल को इस्तेमाल करते हैं। आपको खबर होना चाहिए कि ये जो हंगर स्ट्राइक अभी आपको न्यू बना रहे हैं कि हाउ द पीपल started, how the trade union started participating, how the labor started participating in the India's freedom struggle, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे आप। तो 1918 में आप ये देख रहे हैं कि स्थिति ऐसी बनती है कि 1917 में प्लेग आ जाता है, जो महामारी है। उसके चलते क्या होता है कि जो वर्कर हैं अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। जब क्षेत्र छोड़कर भागते हैं तो वहाँ का जो कैपिटलिस्ट है, जो मालिक है, वह कहता है कि मैं 75% का इंक्रीमेंट तुमको दे रहा हूँ, तुम लोग रुको और हमारे इंडस्ट्री को चलाओ। जब प्लेग खत्म हो जाता है तब जब फिर वर्कर वापस आना स्टार्ट करते हैं तो वह बोलता है कि आपका जो रेट हाइक है वह अब 20% ही रहेगा। जो लेबर हैं, वर्कर हैं, कहते हैं कि कल तक तुम 75% दे रहे थे और अब तुम मात्र 20% दे रहे थे। सारा लेबर स्ट्राइक पर चला जाता है और यही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। अनसुईया साराभाई और गांधी जी मिलकर करते हैं और यहाँ पर एक एग्रीमेंट तय होता है कि जो लेबर वेज का हाइक रहेगा वह 35% रहेगा। यह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है मेरे बंधु। 1918 में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंस होता है। देश का पहला ट्रेड यूनियन बनता है। जो पहला ट्रेड यूनियन बनता है उसका नाम है मद्रास ट्रेड यूनियन। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट यूनियन वाज बाय बीपी वाडिया। फर्स्ट ट्रेड यूनियन 1918 में बनता है, बीपी वाडिया बनाते हैं। बीपी वाडिया किसके वर्कर होते हैं? बकिंघम एंड कर्नाटिक मिल्स के वर्कर होते हैं और पहला ट्रेड यूनियन का इस तरह से निर्माण होता है। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, बकिंघम एंड कर्नाटिक मिल्स। उसके बाद आप देखते हैं कि जो 1919 का इंसिडेंस हो रहा है, तो 1919 के इंसिडेंस में आप ये पा रहे हैं, एक सेकंड, आप 1919 के इंसिडेंस में ये पाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो रहा है और यहां पर एक ट्रीटी को साइन किया जा रहा है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। जब ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस को साइन किया जा रहा है तो उस ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस में क्या हो रहा है, जिसको आप वर्सैलिस पीस ट्रीटी कहते हैं, लेट मी राइट इट फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एज द वर्सैलिस पीस ट्रीटी। जब वर्सैलिस पीस ट्रीटी साइन हो रही है और प्रथम वर्ल्ड वार खत्म हो रहा है, तो उस वर्सैलिस पीस ट्रीटी के उस समय आपको पता है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार का जो ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आता है उसको आप यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, उस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लीग ऑफ नेशन। तो ये सब पूछ सकता है, पर आप अभी हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये आप देखो कि यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द आउटकम ऑफ वर्सैलिस पीस ट्रीटी। और यहाँ से 1917 में आप देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रहा है जिसका नाम है ILO। आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आप देखते हैं कि 1920 में क्या होता है। अब आप देखें कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय जब मजदूरों की बात उठती है, लेबर की बात उठती है, तो जो अपनी स्वतंत्रता संग्राम है, जो अपना स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें लेबर देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ जाता है और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। मेरे बंधु, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन कब होता है, तो 1920 में होता है। और इसके जो पहले प्रणेता हैं, जो पहले जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं लाला लाजपत राय। पर इस चीज का संज्ञान आपको होना चाहिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता 1920 में है, पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाने की जो परिकल्पना है, बनाने की जो घोषणा है, वह 1919 में कर दी जाती है। और 1919 वाला जो सेशन होता है अमृतसर में होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कब इसकी घोषणा कर दी गई थी, तो अमृतसर में इसकी घोषणा कर दी गई थी। और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नींव रखा जाता है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लेबर की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, उनकी आवाज को बहुत बुलंद करती है। जब 1920 का सेशन की बात अगर आप करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक होती है वह नागपुर में बैठक होती है। और नागपुर में जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है सी विजय राघवचरियन। अमृतसर की जो बैठक है, अब आप मुझे बताइए कि इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, कि पंडित नेहरू कर रहे थे, कि चित्तरंजन दास कर रहे थे? कौन कर रहे थे? इसकी आप मुझे उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
अगर आप फिर देखेंगे तो 1929 में एक कमीशन का निर्माण होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कमीशन का नाम है रॉयल कमीशन बनता है। पर ब्रिटिश हुकूमत रॉयल कमीशन का निर्माण क्यों करती है? जो रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनता है? तो जॉन हेनरी व्हाइटले के अंदर बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है जॉन हेनरी व्हाइटले कमीशन। पर रॉयल कमीशन ऑन द लेबर क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, इट इज गेटिंग द ट्रैक्शन बिकॉज द लेबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। द मोमेंट द लेबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, दे आर आस्किंग फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। द मोमेंट दे आर आस्किंग फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, नाउ इट विल बिकम अ परफेक्ट रेसिपी फॉर द आउस्टर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो वह रॉयल कमीशन लेकर आती है और रॉयल कमीशन कहता है कि हम तुम्हारे दुख को समझेंगे, तुम्हारे दर्द को समझेंगे। और यह जो रॉयल कमीशन बनता है, जिसको आप व्हाइटले कमीशन बोलते हैं, यह 2-3 चीज को रिकमेंड करता है। यह कहता है कि एक ट्राइपार्टाइट सिस्टम होना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट हो तो इनको इन नेताओं के पास मत भेजिए। इन नेताओं के पास आप भेजेंगे तो यह नेता इनको भड़का देते हैं। एक तरफ इंप्लॉयर रहेगा, एक तरफ इंप्लॉई रहेगा जो कि वर्कर रहेगा, और बीच में हम लोग मध्यस्थता करने वाले कुछ लोग रहेंगे, और उस मध्यस्थता करने वाले लोग का नाम रखेगा ट्रेड यूनियन, और कहेगा कि ट्रेड यूनियन को रख दीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि यह ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा। इनका यह कहना था कि यहां पार्डन मी, ये कहते हैं कि जो एक तरफ इंप्लॉई रहेगा, एक तरफ इंप्लॉयर रहेगा। जो इंप्लॉई है इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करेगा। और मध्यस्थता करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए एक बॉडी बनाइए जिसका नाम रहेगा ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर। मेरे बंधु, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर की न्यू और परिकल्पना किसने की, तो वो परिकल्पना रॉयल कमीशन करता है, जो कि व्हाइटले कमीशन भी कहा जाता है। यह कहता है कि इंप्लॉयर भी अपना दर्द इसको सुनाए, इंप्लॉय भी ट्रेड यूनियन के थ्रू अपना दर्द इसको सुनाए, और यह जो ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर है एक ट्राइपार्टाइट सिस्टम बने, एक मध्यस्थता करने की स्थिति में बने, और इन दोनों की समस्या को हल करे, और इन लोगों को इन नेताओं के पास नहीं जाए क्योंकि ये नेता इनको उकसा देते हैं। और इसी रॉयल कमीशन के अगर आप आउटकम में देखेंगे तो पहली बार पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 पास होता है और बोलता है कि पेमेंट इतना मिनिमम होना चाहिए, ये इतना मिनिमम आपको पेमेंट देना पड़ेगा, जिसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां से एग्जाम के लिए 2 चीज निकल के आता है कि जो रॉयल कमीशन ऑन द लेबर बनता है, कौन उसकी अध्यक्षता करते हैं? रॉयल कमीशन ऑन द लेबर पहली बार एक ऐसा आयोग बनता है जो ट्राइपार्टाइट सिस्टम की बात करता है। यह एक ऐसा आयोग बनता है जो ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर की बात करता है, और यह ऐसा आयोग बनता है जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 जो निकल के आती है, इसकी परिकल्पना है, इसी का देन है। इट इज द आउटकम ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द लेबर। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा चीज़ बहुत आसान हो गया। फिर आप देखते हैं तो एक लैंडमार्क स्थिति बनती है, 1941 में स्थिति बनती है। जब 1941 की आप बात करते हैं तब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को आपको बोले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक बना हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या कह रहा है? हम लेबर की बात उठाएंगे। यहां पर रॉयल कमीशन बन चुका है। रॉयल कमीशन क्या कह रहा है कि हम तुम्हारी बात को ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर के थ्रू ट्राइपार्टाइट सिस्टम का स्ट्रक्चर रखेंगे, वहां से हैंडल कर लेंगे। इसके बीच में आप देखते हैं कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दूरी बढ़ती है तो यहां पर देखते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वह लेबर को छोड़ देता है, लेबर का हाथ छोड़ना स्टार्ट करता है, और वह फार्मर को जोड़ना स्टार्ट करता है, किसानों को जोड़ना स्टार्ट करता है। और ये जो लेबर हैं इनको लगता है कि द कांग्रेस इज नॉट प्रोवाइडिंग द हैंड होल्डिंग विच इज मच नीडेड फॉर आवर कॉज। तो इसको लगता है कि मेरी बात कांग्रेस नहीं सुन रहा है, और इसी बीच में एक बहुत मुखर आवाज निकलती है, और उस मुखर आवाज का नाम है 1941 में एम.एन. रॉय। आपने एम.एन. रॉय के बारे में सुना होगा। एम.एन. रॉय कहते हैं कि कांग्रेस तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, वी नीड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखते हैं इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन। तो इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन की स्थापना एम.एन. रॉय कर देते हैं, और एम.एन. रॉय लेबर यूनियन का जो मजदूर संघ है उसके बहुत बड़े प्रणेता के रूप में निकलते हैं। और यही एम.एन. रॉय आप देखते हैं कि 1944 में एक प्लान दिया जाता है जिसको आप बॉम्बे प्लान कहते हैं। यह जो बॉम्बे प्लान है यह उद्योगपतियों का प्लान है, और यह उद्योगपतियों के द्वारा प्लान दिया गया था, जिसका एडिटरशिप कौन कर रहे थे? ठाकुरदास कर रहे थे। ये
जो ठाकुरदास बॉम्बे प्लान के तहत क्या कहते हैं, बोलते हैं कि जो सरकार को है वह हेवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, सरकार को बड़े उद्योगों को मदद करना चाहिए और बड़ा उद्योग ही इस देश का कर्णधार बनेगा। इस देश को अगर आगे लेकर जा सकता है तो बड़ा उद्योग लेकर आ सकता है। इस समय एक बहुत मुखर आवाज निकलती है एम.एन. रॉय की, बोलते हैं कि आप बड़े उद्योगों की बात तो करते हैं, उससे इंपॉर्टेंट यह है कि जो लेबर पर अत्याचार हो रहा है इसकी बात कौन करेगा। एम.एन. रॉय एक प्लान लेकर आते हैं 1945 में और उस प्लान का नाम है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पीपल प्लान। इस पीपल प्लान के तहत एम.एन. रॉय कहते हैं कि जितने भी एसेट्स हैं उसको नेशनलाइज कर दो, सारे एसेट्स पर को नेशनलाइज करोगे। जब एसेट्स पर नेशनलाइज करोगे तो उन सारे एसेट्स पर हक किसका हो जाएगा, लेबर का हक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लेफ्ट विंग एट इट्स पीक की बात करते हैं, बोलते हैं सारा चीज को नेशनलाइज कर दो। और यहां पर वो बोलते हैं कि देयर आर बेसिक थिंग्स, देयर आर द बेसिक मिनिमम थिंग्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। और सरकार को उन चीजों को देना ही चाहिए, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि दे। और इसी एम.एन. रॉय के प्लान से, पीपल प्लान से प्रभावित होकर जो आप बोलते हैं कि मनरेगा आ गया, नरेगा आ गया, जो नरेगा इज नथिंग बट इट इज द आउटकम और इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एम.एन. रॉय प्लान और द पीपल प्लान। जो मनरेगा किस चीज की बात करता है, मनरेगा इसी चीज की बात करता है कि उसका हक है, राइट है कि उसको 100 दिन का रोजगार चाहिए। यह मिनिमम चीज है, उसको सस्टेन करने के लिए वह सरकार से उसका राइट बेस्ड अधिकार की बात करते हैं, विच इज नथिंग बट विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट द पीपल प्लान वाज ऑल अबाउट, विच इज टॉकिंग अबाउट the nationalization of all the resources of the country। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो चीज़ें फिर बहुत आसान हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर होता है 1947, उससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग ILO पे चल जाएंगे। 1947 में अगर आप देखेंगे तो भारत आज़ाद हो चुका है। जब 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है तो अध्यक्ष कौन है, JB कृपलानी हैं, आचार्य JB कृपलानी हैं। तो यहाँ पर हुआ कि पहले तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, तो कांग्रेस कहती है कि हमारा भी विंग होना चाहिए। जैसे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखते होंगे तो इसमें एक महिला विंग होता है, एक युवा विंग होता है, एक नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया होता है जो स्टूडेंट की बात करता है। उस तरह से बोलता है कांग्रेस कि हमारा एक विंग होगा जिसका नाम होगा इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जो इंटक की स्थापना होती है, देश के चौथे राष्ट्रपति होते हैं वीवी गिरी, और यही वीवी गिरी के नाम पर अगर आप EPFO कमिश्नर बन जाएंगे, IPFC कमिश्नर बन जाएंगे, तो इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट है, वीवी गिरी इंस्टीट्यूट इन द नोएडा, जहां पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है। देश के चौथे राष्ट्रपति हुए। गुलजारी लाल नंदा और सरदार पटेल ये दोनों मिलकर इंटक की स्थापना करते हैं। इंटक इज ए यूनियन ऑफ द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जिसके अभी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कि मैडम है कि राहुल जी हैं, वो आप बताएंगे। अब देखो यहां पर जब इंटक की स्थापना होती है तब फिर सोशलिस्ट पार्टी था। सोशलिस्ट पार्टी कहता है कि हमारा भी एक विंग होगा जो किसानों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा। 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम है हिंद मजदूर सभा। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद मजदूर सभा बनता है जो सोशलिस्ट पार्टी का बनता है। तब तक फिर जो RSS है वह कहता है कि हम कैसे पीछे हटेंगे, हमारा भी एक विंग होगा जो किसानों की बात करेगा, जो लेबर की बात करेगा, जो ट्रेड यूनियन की बात करेगा। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन RSS बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारतीय मजदूर संघ। इसीलिए आप देखते हैं कि जब किसान का आंदोलन हो रहा था तो भारतीय मजदूर संघ उनके फेवर में स्टेटमेंट दे रहा था, डिस्पाइट इट इज द पार्ट ऑफ RSS। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आपको अब कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया। पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है वो है ILO। इसके बारे में हम लोग को फोकस करना होगा क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनेगा। और फिर यहीं से हम लोग देखते हैं कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन कैसे होता है, और यहीं से हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाता है, प्रोपोगेट करता है। लेट अस गो नाउ। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है जो करंट अफेयर्स की अगर आप बात करेंगे तो ही इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन टू हीट द ILO। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू हीट दिस। और किस देश के हैं? अब आप इसका उत्तर है टोगो। दूसरी बात, इनका क्या नाम है? गिलबर्ट होंगो। Gilbert F. Hongo is the head of the Director General of International Labour Organization। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप होता है? 1919 में होता है। कैसे होता है? ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस होता है। जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो कि पीस ट्रीटी है फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए, उसका आउटकम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ऐसे टिक करेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस फर्स्ट वर्ल्ड वार का आउटकम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
अब आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस। जब फर्स्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जाम में पूछता है कि विच वाज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट वाज नथिंग बट द ILO। आप एक देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बना, एंड इट गॉट इट्स एग्जिस्टेंस टिल द सेकेंड वर्ल्ड वार, अभी भी उतना ही मूर्त रूप से आगे के रूप में वो काम कर रहा है। इट इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, माय डियर फ्रेंड्स। इज इंडिया इट्स मेंबर? ट्रू, इंडिया इज इट्स मेंबर सिंस इट्स इंसेप्शन। भारत शुरू से इसका मेंबर है, ठीक है। तो भारत कैसे मेंबर हो सकता है? भारत तो गुलाम था। भारत के बदले इंग्लैंड हमारा प्रतिनिधित्व करता था, पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। कितने अभी इसके टोटल मेंबर हैं? 187 इसके मेंबर हैं। इसके कितने कन्वेंशन को इंडिया साइन कर चुका है? 47 कन्वेंशन को इंडिया साइन कर चुका है। मतलब इंडिया उसको अक्षरशः फॉलो करता है, लीगली बाउंड है इंडिया के लिए कि उन रेटिफिकेशंस को फॉलो करे, उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे फॉलो करता है। अब पहला प्रश्न उठता है कि जब अगर भारत सिंस इट्स इंसेप्शन इसका मेंबर है, तो अंग्रेज कोई ना कोई भारतीय को भेजा होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी को भेज देगा। जो पहला आदमी को भेजता है, द फर्स्ट पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ILO was N.M. लोखंडे। कैन बी ए क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। N.M. लोखंडे बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखोगे तो N.M. लोखंडे इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर जो लेबर यूनियन की बात करते हैं, और लेबर यूनियन की लड़ाई खूब बहुत मजबूती से लड़ते हैं। और N.M. लोखंडे जो हैं, ये एक पत्रिका निकालते थे। उस पत्रिका का नाम था दीनबंधु। महाराष्ट्र के थे दीनबंधु, एंड ही वाज द फर्स्ट मेंबर हु वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट 1919 ILO कॉन्फ्रेंस। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। एंड दिस N.M. लोखंडे is called as the father of organized labor movement in India. He is the father of organized labor movement in India. He is the father of organized labor movement in India. He helped in the publication of a magazine which is called as the Deenbandhu। और जो आप वीकली हॉलीडे जो वीकली हॉलीडे लेबर को मिलता है, ये इन्हीं के दिया हुआ है कि वीकली हॉलीडे लेबर को मिलता है। और जितना देर लेबर काम करते थे उसमें इन्हीं के मेहनत के कारण आधा घंटा रेस्ट मिलता था। नहीं तो इनके पहले जब ये आवाज़ नहीं उठाए थे तो लेबर वाज ट्रीटेड एज अ कमोडिटी। और हाफ आवर रेस्ट की मांग करते हैं और वीकली हॉलीडे की बात करते हैं। N.M. लोखंडे इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट इन इंडिया। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अब ILO के बारे में और देखो कि ILO के बारे में और हमसे क्या पूछ सकता है। अगर आप ILO के बारे में देखोगे तो ILO वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। ILO का एक सुप्रीम बॉडी होता है ना। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस वगैरह का सुप्रीम बॉडी होता है, उसी तरह से ILO का एक सुप्रीम बॉडी है। उस सुप्रीम बॉडी का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस। ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 187 मेंबर हैं। अगर 187 मेंबर हैं तो भारत भी इसका मेंबर है। तो भारत क्या करेगा कि इसमें अपना 4 मेंबर को भारत भेजना स्टार्ट करता है। 4 मेंबर्स विल बी सेंट। ये जो 4 मेंबर भारत भेजेगा, इसमें 2 भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मतलब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा, CII कोई भेज दे, फिक्की किसी को भेज दे, इन लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। और एक एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, वो कोई भी एम्प्लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, भारतीय मजदूर संघ चला जाए, इंटक चला जाए, कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा। मतलब एक नेशन स्टेट 4 मेंबर को भेजेगा। What I want to emphasize upon the fact is this organization is being represented not by the government of the India, it is being represented by the 3 organizations from one state. One is the government of the India, one is the employee, one is the employer. So this representation has a tripartite त्रिकोणीय इसमें व्यवस्था की गई है। 3 लोग अपनी बात को वहां पर रखेंगे। अगर मानते हैं कि जनरल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक लॉ है X, इसको हम पास करते हैं और सारे मुल्क को इस लॉ को मानना चाहिए। भारत कहता है कि हाँ मानना चाहिए, भारत इसको रेटिफाई कर देता है। तो अब भारत क्या है, लीगली बाउंड हो गया कि हमको इस लॉ को बाइंड करना है। ऐसा हम लोग 47 लॉ में साइन कर चुके हैं कि हाँ हम लोग मानेंगे। पर भारत कहेगा कि हम रेटिफाई नहीं करेंगे। जब रेटिफाई नहीं करेंगे तो हम लीगली बाउंड नहीं हैं। तो भारत क्या करता है, तो इसमें एक प्रावधान ये है कि अगर कोई भी चीज़ को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पारित कर दिया है तो वहाँ की जो सरकार है अपने पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को रखेगी।
सरकार कुछ नहीं कर सकता है, अभी मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट में, वो प्रस्ताव को सरकार पार्लियामेंट में रखेगी। कितने दिन के अंदर पार्लियामेंट में रखना है? 1.5 साल के अंदर पार्लियामेंट में अपने देश के पार्लियामेंट में आप रखेंगे। नाउ दिस पार्लियामेंट विच इज अ सोवरेन बॉडी इज गोइंग टू डिटरमाइन वेदर दैट दे आर गोइंग टू फॉलो दिस लॉ और नॉट। आर यू गेटिंग दिस? सो कहता है कि ठीक है, आपको रेटिफाई करना है, नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है, बट योर पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी एंड यू हैव टू पुट दैट रिजोल्यूशन इन योर पार्लियामेंट. इट इज द पार्लियामेंट which is going to decide that whether they want to ratify it or not. This can be a probable question whether the parliament is going to accept that provision or not. It is all your the parliament which is going to decide. अभी जो होंगबो बने हैं, अब बताओ भारत के भी कोई प्रेसिडेंट बने हैं क्या? आइए लोग कोई ना कोई प्रेसिडेंट बना होगा। अब देखो, ये तो हो गया गवर्निंग बॉडी, इसमें गवर्निंग बॉडी में 187 मेंबर हैं। तो यार ये जो गवर्निंग बॉडी है, एक साल में मिनिमम एक बार तो मिलता ही है, एक साल में एक बार मिलेगा। पर इसका जो इन्होंने निर्णय लिया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बॉडी बनाया जाता है जिसको कहते हैं गवर्निंग बॉडी। वो तो जनरल कॉन्फ्रेंस है। इसमें मानते हैं कि 100 मेंबर के आसपास मेंबर होंगे, 150 आदमी, ये इसको गवर्न करेंगे, हर देश से जो मेंबर स्टेट है उससे डील करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जो हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं उसको ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉप बॉडी इज द जनरल कॉन्फ्रेंस, दैट इज द सुप्रीम बॉडी। माय डियर फ्रेंड्स, आईएलओ के अध्यक्ष भारत के लोग बने हैं कि नहीं? अभी तक आईएलओ के 4 अध्यक्ष भारत के बन चुके हैं। जो पहला बड़ा नाम है वह 1927 में वह अतुल चटर्जी बनते हैं। अतुल चटर्जी 1927 में बनते हैं। दूसरा बड़ा नाम जो मिनिस्टर ऑफ लेबर उस समय थे, उस बड़ा नाम का नाम है, बिहार के शान है, जो मीरा कुमार जो स्पीकर रही हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर रही थी, सासाराम से चुनाव जीतती थी। अभी सासाराम से चुनाव वो हार चुकी हैं और राष्ट्रपति की जो चुनाव हुआ था उसकी वो कैंडिडेट रह चुकी हैं। मीरा कुमार आईएफएस की मेंबर रह चुकी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की मेंबर रह चुकी हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सासाराम, वह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मीरा कुमार को कौन हराया है? छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी का है, वो मीरा कुमार को हराया है। तो मीरा कुमार के फादर थे जगजीवन राम, और जगजीवन राम को बाबूजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड मेंबर जो आईएलओ के अध्यक्ष बनते हैं जगजीवन बाबू बनते हैं, और जो तीसरा अध्यक्ष बनता है वह 1970 में बनते हैं। वो भी बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है नागेंद्र सिंह। जो चौथा अध्यक्ष बनते हैं 1989 में बनते हैं। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो गए कि 89 क्या होता है, 90 क्या, 79 बनते हैं, सॉरी हम भी खुद कंफ्यूज हो गए। 1979 इज 1979। और ये जो बनते हैं उनका नाम है रविंद्र वर्मा, इसके अध्यक्ष बनते हैं। अभी हमने आपको एक जिक्र किया कि कभी जभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो प्रस्तावना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्निंग बॉडी बनती है। एक तरह से मान लीजिए कि जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वह देश का पार्लियामेंट है, पर जो देश का पार्लियामेंट कानून पास करती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कैबिनेट होता है, मंत्रिपरिषद होता है। यह गवर्निंग बॉडी उसका मंत्रिपरिषद के रूप में है जो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करेगा, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करेगा। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सेक्रेटरी लेबर जो बनते हैं रिसेंट में, हमें अगर ठीक से ध्यान है तो अक्टूबर 20 से लेकर जून 21 के बीच में इसके अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी के रहे हैं। उनका नाम है अपूर्व चंद्रा। एक बार हमको क्रॉस चेक करने दो, इनका नाम हम अखबार में कहीं लिखे थे, अपूर्व चंद्रा। एक सेकंड देखने दो, हाँ अपूर्व चंद्रा, करेक्ट। तो अक्टूबर 20 से जून 21 के बीच में अपूर्व चंद्रा अध्यक्ष सेक्रेटरी बनते हैं गवर्निंग बॉडी के। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कैसा अगर कुछ पूछ दे तो चीज़ें आसान आपके लिए रहेंगी। अब आईएलओ से जितने क्वेश्चंस बनेंगे आप बनाने की स्थिति में रहेंगे, पर अभी थोड़ा सा मुश्किल है मेरे दोस्त। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आईएलओ के पास जैसे अपना संविधान है उस तरह से आईएलओ को रूल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चार्टर होगा। आईएलओ ऐसे थोड़ी रूल करेगा कि जो मन किया तो आज ये पास कर दिए। आईएलओ का अपना एक प्रीएम्बल है जो बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो आईएलओ जो रूल करता है, कानून बनाता है, अपने प्रीएम्बल के हिसाब से बनाता है। आईएलओ की अगर आप आत्मा हमसे पूछेंगे कि आईएलओ की आत्मा क्या है, तो उस आईएलओ की आत्मा का नाम है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है कब होता है? 1944 में होता है। और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो है यही उसकी आत्मा है, यही उसकी नींव है, यही उसकी बुनियाद है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है? पहला बात जो बहुत मजबूत आवाज उठती है, बोलता है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। लेबर एक कमोडिटी नहीं है, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। और यह कहता है कि पॉवर्टी एनीवेयर
इज अ थ्रेट टू द प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट यूपीएससी के एसे में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसे का टॉपिक दिया जा चुका है। कहता है कि लेबर कोई कमोडिटी नहीं है कि इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये कहता है कि चूंकि वह ऑब्जेक्ट नहीं है, कमोडिटी नहीं है, तो यू नीड टू रेगुलेट द नंबर ऑफ आवर्स द वर्कर आर डूइंग। तो कहता है कि आप रेगुलेट करिए कितना देर एक व्यक्ति काम करेगा। आप उसको एक मिनिमम वेज दीजिए जिससे वो एक रेस्पेक्टेबल लाइफ को जी सकता है। और वो कहता है कि आप स्टेप्स उठाइए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब किया जा सके। ये जो चारों बात हैं यह फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में है। एंड फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस इज द हार्ट एंड द सोल, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द आईएलओ वर्क्स। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो कानून बनाते हैं, आवर कानून जो अगर जैसे हम लोग बनाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो हम अभी आपको बता देंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो बनता है, हाउ इट इज इन सिंक विद द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, हाउ इट इज इन सिंक विद द प्रीएम्बल ऑफ द आईएलओ। क्योंकि हम लोग जो भी कानून बनाते हैं, दैट हैज टू बी और एनी स्टेट पर से any law which has to be framed has to be in sync, has to be in a coordination, has to be in the same plane with that of the Philadelphia Conference or the preamble of the ILO। अब देखो, अब बात कैसे बनेगी। तो अब हम लोग जितने भी कानून बनाएंगे, पेज खत्म हुआ क्या, अब हम लोग जितने भी कानून बनाएंगे, अब आप उसमें देखते हो कि एक तरफ हमारा जो पूरा सिस्टम है, प्रीएम्बल हमारे कानून का आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है। 2 नंबर पे क्या आता है? 2 नंबर पे आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट आता है। 3 नंबर पे आप क्या देख रहे हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहा है। अब आप देखोगे कैसे हम चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीएम्बल किस चीज़ की बात करता है? प्रीएम्बल कहता है कि देयर हैज़ टू बी अ सोशल जस्टिस, देयर हैज़ टू बी इकोनॉमिक जस्टिस, देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी। भाई जब आप इन चीज़ों की बात करते हैं तो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की ही बात तो यह फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कर रहा है। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस क्या करता है कि वेज को करो, समान वेज दो, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करो। कह रहा है कि लेबर एक कमोडिटी नहीं है, मतलब इक्वलिटी की बात कर रहा है। कैसी इक्वलिटी की बात कर रहा है? वह इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है, आपसे सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में प्रीएम्बल से जो भी हम कानून बना रहे हैं लेबर वेलफेयर के लिए, वो प्रीएम्बल से हमने इंस्पायर होकर बनाया है। क्योंकि हम जो कानून बनाएंगे वह क्या करेंगे, बोलेंगे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक है। दोनों, जो गांधी जी का ट्रस्टी मॉडल भी यही कहता है कि एक तरफ एम्प्लॉय है, एक तरफ एम्प्लॉयर है, दोनों बराबर हैं। दोनों इस तरह से कार्य करेंगे कि इंडस्ट्री एक अच्छे तरीके से काम करे और दोनों का इंडस्ट्री पे ऑनरशिप है। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेड लॉ जितने भी हमारे बने हुए हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीएम्बल। क्योंकि वह प्रीएम्बल सोशल जस्टिस की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। और यही जो हम कानून पास कर रहे हैं, अगर मानते हैं कि इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पास कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेबर इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि मैनेजमेंट उसको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लेकर हम लोग आ गए। एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीएम्बल, माय डियर फ्रेंड्स। 2 नंबर पे क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चौथा है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो फंडामेंटल राइट है, what it talks about establishing the political democracy in India. Directive principles of state policy talks about what? It talks about the economic जस्टिस की बात करता है और सोशल जस्टिस की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, बट द फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, एंड दैट इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लॉ। द मोमेंट योर फंडामेंटल राइट इज ब्रीच्ड, यू हैव ऑल द राइट्स, यू हैव ऑल द लेजिटिमेट राइट्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड गेट योर, जो भी आपके खिलाफ जो नीति आई है आप उसको पेश करा सकते हैं मेरे बंधु। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो कि फंडामेंटल राइट में कहां से इंस्पायर्ड है। एक, अगर आप आर्टिकल 14 की बात करोगे तो क्या जो देश में कानून बनते हैं, लेबर लॉ बनता है, या इक्वल वेज की बात हम लोग बोलते हैं कि इक्वल वेज एक्ट पास हुआ, तो क्या ये इक्वलिटी आर्टिकल 14 से इंस्पायर्ड है? क्या इक्वलिटी की बात करता है? अगर आप आर्टिकल 14 से 18 की बात करेंगे तो वह समानता की अधिकार की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। अगर आप आर्टिकल 19 से 22 की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 से 22
फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 23 और 24 की बात करेंगे तो आर्टिकल 23 और 24 आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जब आप किसी को एक्सप्लॉयट करते हैं तो उसके अगेंस्ट का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 का अगर जो है इक्वल वेज वहीं से आता है, बोलता है कि बराबर के हमको पेमेंट करो, हमारा समानता दो। यहीं पर ट्रेड यूनियन की भी बात होती है, जो लड़ाई करता है, कहता है कि एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई हैज टू बी ट्रीटेड इक्वल। सो ऑल द लॉज, all the trade laws, all the labor laws are inspired from the article 14, yes or no? My dear friends, there is very important, जो सबसे important है हम लोग के एग्जाम के लिए, वह है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इसको। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी कहता है इट इज राइट टू फॉर्म द एसोसिएशंस। हम एसोसिएशन बना सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट राइट टू फॉर्म द यूनियंस, हम यूनियन बना सकते हैं। अब यहीं से एक चीज निकलता है कि इफ आई हैव द राइट टू फॉर्म द असेंबली और इफ आई हैव राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन, आई हैव द राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन। ठीक है, आई हैव द राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमको राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन है तो आई हैव द राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर आप बिहार में बात करेंगे तो बिस्कोमान क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी कहता है कि आई हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अंडर दैट प्रोविजन आई हैव फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर इसमें क्लैरिटी नहीं था, तो हमारे जो नीति निर्माता हैं इन्होंने कहा कि लेट्स मेक इट मोर एक्सप्लिसिट। एक संविधान संशोधन पास करते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके तहत कह देते हैं कि राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव इज अ फंडामेंटल राइट। ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी देश के कौन है, अमित शाह है। नाउ द क्वेश्चन इज कि right to form a cooperative was a fundamental right. Yes, it was a fundamental right, but it was not explicitly written under the 19 clause 1 clause C. Try to understand this. पहले explicitly written नहीं था, but right to form a cooperative still was a fundamental right. But after the 97 Constitutional Amendment Act, it has been made explicit. Earlier it was implicit, it was inherent in the meaning कि right to form a cooperative was a fundamental right, but after 97 Constitutional Amendment Act, it has become very explicit that right to form cooperative is a fundamental right. अब ध्यान से आप देखोगे यहाँ पर एक चीज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने अपने संविधान के प्रियम्बल में क्या डाल दिया कि भारत एक सेकुलर देश है। पर क्या सेकुलर पहले नहीं था? पहले भी तो सेकुलर था। आर्टिकल 25 से 28 क्या करता है, आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे, हम अपने धर्म को फॉलो करेंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे। दैट वाज नथिंग बट दैट वाज द सेकुलरिज्म एट इट्स पीक, बट दैट वाज इम्प्लिसिट। वो जो इम्प्लिसिट था उसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको हमने एक्सप्लिसिट कर दिया और प्रियम्बल में डाल दिया। उसी तरह से राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव वाज implicitly under the 19 clause 1 clause C, which means it right to form cooperative was a fundamental right. I am time and again reiterating, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आपको फंसाता है, but after 97 constitutional amendment act it has become very explicit. I hope I made my point very terse and clear. अब देखो यहाँ पर बात ये बनती है कि अगर पूछता है कि राइट टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ट्रेड यूनियन बना तो ट्रेड यूनियन अपने अधिकार के लिए क्या करता है? ट्रेड यूनियन का टूल क्या है? ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देगा। ध्यान से देखना, ट्रेड यूनियन बनाना क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। ट्रेड यूनियन क्या करता है? अपने अधिकार को मानने के लिए स्ट्राइक कर देगा। इसका मतलब कि राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट, है ना? द मोमेंट यू से दैट द राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज नॉट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट। अब ध्यान से देखो, राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट। अगर हम बोलते हैं कि लीगल राइट है, इसका मतलब इट मस्ट बी हैविंग सम जेनेसिस इन द सम लॉ व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड दैट लॉ इज राइट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में राइट टू स्ट्राइक की बात की गई है, और राइट टू स्ट्राइक चूंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से निकलता है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ है, hence it is a legal right. It is not a fundamental right. Try to understand this. Right to form a trade union is a fundamental right, but right to strike is not a fundamental right. तो फिर ये जो तुम ट्रेड यूनियन बनाए हो ये करेगा क्या? जो आप फिर बोलोगे तो right to demonstrate is a fundamental right. Try to understand this. Can be a question. Right to demonstration is a fundamental right. जो किसान जंतर मंतर पे अभी हम बोलते हैं कि हमको मोदी जी पसंद नहीं है,
अभी हमको बोलते हैं कि हमको राहुल गांधी पसंद नहीं है, अब हम जंतर मंतर पर जाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। आई हैव टू पुट माई व्यू पॉइंट अक्रॉस, आई हैव टू अपोज दिस गवर्नमेंट, इट इज नाउ माई फंडामेंटल राइट दैट द पुलिस विल हैव टू गिव द परमिशन। और इसीलिए दिल्ली में आप देखते हैं कि एक स्पेशल प्लेस बनाया गया है जंतर मंतर पर, दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट टू पिकेटिंग इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट व्हाई राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? दिस इज द क्वेश्चन, कैन बी अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। लेट्स मेक द थिंग्स वेरी क्लियर। नो, हम 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी कहता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं। हमने एसोसिएशन बना लिया, उस एसोसिएशन के तहत हमने ट्रेड यूनियन बना लिया। ट्रेड यूनियन को संविधान क्या कहता है कि तुम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, तख्ती उठाकर मोदी जी का विरोध कर सकते हो, तख्ती उठाकर तुम ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कर सकते हो। पर स्ट्राइक में आप क्या करते हो? अगर मानते हैं कि आपका ये एक फर्म है XYZ, मानते हैं कि ये NTPC है, राइट टू स्ट्राइक में आपने क्या किया? आप NTPC को आज काम नहीं करने दे रहे हैं। जब आप NTPC को काम नहीं करने दे रहे हैं तो ये क्या है? राइट टू स्ट्राइक है, इट इज अ लीगल राइट। अब NTPC आपको कहता है कि हम तुमको स्ट्राइक नहीं करने देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यू डोंट हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। पर अगर हम NTPC के सामने एक तख्ती लेकर खड़े हैं और हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। इफ NTPC अगर इसको मना करता है, इसको विरोध करता है, तो आई हैव ऑल द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू स्ट्राइक में क्या है? एलिमेंट ऑफ, स्लाइट एलिमेंट ऑफ फोर्स है। याद ध्यान से देखना, देयर इज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ द फोर्स कि हम नहीं करने देंगे, हम ताला मार देंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम ताला मार देंगे। देयर इज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ द फोर्स विच इज रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बट माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द बंद। जैसे आदमी बोलता है कि आज भारत बंद है, जैसे बोला बिहार बंद है, यूपी बंद है, बंद हैज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ कोअर्सन। जब आप स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ कोअर्सन की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि कोई सब्जी वाला दुकान नहीं लगाएगा, कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई भी सैलून नहीं खुलेगा, दुकान नहीं खुलेगा, कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। इट इज हैविंग द एलिमेंट ऑफ द कोअर्सन। जब आप ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा दुकान नहीं चलने देंगे, टेम्पू वाला का टेम्पू नहीं चलने देंगे, तो उसका आर्टिकल ऑफ राइट टू द लाइफ जो है वो क्या है? राइट टू द लाइफ आप उसका हिंडर कर रहे हैं। सो योर राइट is encroaching upon the right of the other. Hence, band is illegal. Band is illegal because in a democratic setup there cannot be an element of coercion. Be it government, be it organization, be it you, be it me. This band is forceful in the nature. आप स्ट्राइक के केस में क्या कर रहे थे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कर रहे थे। बंद के केस में क्या कर रहे हैं? आप पूरे एक स्टेट को इंपैक्ट कर रहे हैं। बंद के केस में क्या कर रहे हैं? पूरे आप देश को इंपैक्ट कर रहे हैं। हेंस अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बंद क्या है, तो बंद जो आप करते हैं वह इलीगल है। स्ट्राइक क्या है? राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हड़ताल। आदमी बोलता है कि आज कॉलेज में हड़ताल है, आज यूनिवर्सिटी में हड़ताल है, बैंक में हड़ताल है, कंपनी में हड़ताल है। राइट टू स्ट्राइक और हड़ताल इज अ लीगल राइट। राइट टू बंद इज इलीगल राइट। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट टू पिकेटिंग इज अ फंडामेंटल राइट। बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप गलत करेंगे आप जिम्मेवार हैं। पता नहीं मैं बताने में सक्सेसफुल रहा कि नहीं, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सक्सेसफुल रहा कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब देखो, इस वीडियो का बनाने का मुख्य पर्पस यही था कि हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन, मुझे जो निजी तौर पर लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो अब आप बोलोगे मुझे कि सर ये बात तो आप ठीक बोल रहे हो कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के तहत हमको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। तो आर्मी भी एसोसिएशन बोलेगा कि भाई मेरा भी फंडामेंटल राइट है। ये जो पुलिस वाले बंधु हैं इन लोग बोलेंगे कि मेरा भी है। आपने कभी पुलिस को देखा कि हड़ताल पर चला गया हो? हाँ, कभी आपने देखा है? ये सारा पुलिस लोग जो हम लोग पर लाठी छोटा चलाता है, बोलता है कि तुम लोग जेल में मारो, हड़ताल करो, ये पुलिस लोग और आर्मी लोग बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमको भी अधिकार दो, मेरा फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ thrown their demand into the dustbin of the history. सुप्रीम कोर्ट कहा कि आर्टिकल 33 के तहत तुमको कोई भी अधिकार नहीं है। आर्टिकल 33 के तहत आर्मी कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है, पुलिस कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है, और ये कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। इनके लिए स्ट्राइक वाला रास्ता बंद है। क्यों? बिकॉज आर्मी इज रिलेटेड। अगर आर्मी स्ट्राइक पर चला गया तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया। अगर पुलिस स्ट्राइक पर चला गया और यहाँ पर किसान धरना दे दिया तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पॉलिटिकल यूनियन नहीं बना सकते हैं,
आप नॉन पॉलिटिकल यूनियन बनाइए। इसलिए आप आर्मी में देखिएगा, पुलिस में लोग में देखिएगा कि हस्बैंड वर्दी पहन के सटासट सैल्यूट ठोक रहा है और बीबी लोग ऑफिसर्स क्लब बना के इंजॉय कर रही हैं। कोई अधिकार है? क्यों? तो फिर आप बोलेंगे कि जो ऑफिसर्स क्लब महिलाओं का बन गया वो कैसे बन गया? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम नॉन पॉलिटिकल यूनियन बना सकते हो, पॉलिटिकल यूनियन नहीं बना सकते हो। पॉलिटिकल यूनियन आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। पर अगर आप टाटा के स्टील प्लांट में चल जाएंगे तो वहां पे कांग्रेस का भी यूनियन है, भाजपा का भी यूनियन है, कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ छाप का भी यूनियन है, वहां पे पॉलिटिकल यूनियन बन सकता है। इन लोग पॉलिटिकल यूनियन नहीं बना सकते हैं एंड दे डोंट हैव द राइट टू स्ट्राइक। इन लोग स्ट्राइक पर भी नहीं जा सकते हैं। यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई तो फिर चीजें आसान हैं। पर क्यों? अभी हमने आपको बता दिया कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे नीड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, दे नीड टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। और आपको पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत जो सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें आ जाएगा, इसलिए इनको अधिकार नहीं है। यहां तक आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये स्थापित कर दिया कि जो भी हमारा कानून बनेगा वह प्रीएम्बल से प्रेरित होगा। हमारा जो भी कानून बनेगा वह फंडामेंटल राइट से प्रेरित होगा। इस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 तक पहुंच गए। अब यहां पर एक आर्टिकल 21 से प्रेरित है क्या? हमारे जितने भी कानून बनेंगे बिल्कुल आर्टिकल 21 से प्रेरित रहेंगे बंधु। इसलिए आर्टिकल 21 से, क्योंकि इतना वो ब्रॉड आर्टिकल है आर्टिकल 21, उसमें राइट टू द लाइफ है तो उसमें सब चीज आ जाता है। तो आर्टिकल अगर ऑप्शन में पूछता है कि आवर दो लॉ हैं जो लेबर लॉ हैं, आर दे इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल 21? ऑफ कोर्स दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल 21। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 23 और 24। आर्टिकल नंबर अगर आप 23 को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 23 क्या है? राइट, आर्टिकल नंबर 23 इज राइट प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग। आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, यहां पे आदमी को बांग्लादेश नहीं भेज सकते हैं, दुबई फोर्सफुली नहीं भेज सकते हैं। दिस राइट टू द ट्रैफिकिंग इज अगेंस्ट व्हाट? इट इज अगेंस्ट द स्लेवरी। इट इज अगेंस्ट व्हाट? इट इज अगेंस्ट द फोर्स चाइल्ड लेबर। इट इज अगेंस्ट व्हाट? इट इज अगेंस्ट द सर्विट्यूड। एंड दिस राइट इज अगेंस्ट द स्टेट। यस, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। इज दिस राइट अगेंस्ट द इंडिविजुअल? यस, इट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बॉन्डेड लेबर बनाकर काम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्लांट में काम कर रहा है तो ही हैज़ टू बी पेड, मतलब उसको रिस्पेक्टफुली आपको पे करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 24 किससे डील करता है? याद रखना है कि आर्टिकल 23 और 24 किससे डील करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 24 इज द प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रेन टू वर्क इन द हैजार्डस इंडस्ट्री। अब यहां पर ध्यान से देखना, अपना संविधान कहता है कि 14 साल के नीचे का बच्चा हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं काम कर सकता है। इसका मतलब कि हमारा संविधान ये कहता है कि 14 साल का बच्चा नॉन हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो लेट मी रीइटरेट फॉर यू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन द नॉन हजार्डस इंडस्ट्री। Our constitution prevents the employment or the deployment of the children below 14 years only in the hazardous industry, not in the non-hazardous industry। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ तक आप कर लिए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। अब चलो, हमने प्रीएम्बल को कर लिया। फंडामेंटल राइट में कौन कौन आर्टिकल आया? आर्टिकल नंबर 14 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 19 से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 21 से तो सारे कानून इंस्पायर्ड हैं। आर्टिकल नंबर 23 बॉन्डेड लेबर से है, ट्रैफिकिंग से है। आप लेबर का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते तो हमारा लेबर लॉ उससे इंस्पायर्ड है। और आर्टिकल नंबर 24 से इंस्पायर्ड है, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड लेबर की बात करता है, उनकी बात करता है। जो चौथा चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में खूब भर भर के पूछता है, वह देश के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसको अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। अब इसको देखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हमने इसको कहीं स्लाइड डाला था, लेट मी चेक नो। हाँ, नहीं हो रहा है। आप इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक है आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D क्या कहता है? आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल, अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो पास होता है वह किससे इंस्पायर्ड है? तो आर्टिकल 42 देखो, प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ कितना होता है? अब हो गया है 26 वीक तक आपको मिलता है मैटरनिटी रिलीफ। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल 41 किससे बात करता है? इट इज राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। तो मनी सपोर्ट जो
आदमी देते हैं, जैसे डिसेबिलिटी का केस होता है ना, तो डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट देता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब जो एक्ट पास हो रहे हैं सब लेबर लॉ हैं, तो ये सब किससे इंस्पायर्ड है? आर्टिकल नंबर 41 से इंस्पायर्ड है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 39A क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43B किससे है? प्रोमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना क्योंकि ये पूछता है राइट टू वर्क, टू एडुकेशन एंड टू द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेज में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जेनेसिस यहीं से निकलती है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जेनेसिस निकलती है तो यहीं से जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो सरकार, जैसे भी कर्नाटका की सरकार कह रही कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो जो बेरोजगारी भत्ता का जो जेनेसिस है यहीं से निकलता है। क्यों निकलता है? आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क की बात करता है, अगर हम आपको वर्क नहीं देते हैं तो हम आपको भत्ता देंगे। तो यहीं से आप इसको एक कदम और एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो कि जो नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी वाला जो स्कीम है, महात्मा गांधी नरेगा, जिसके अंदर 100 दिन का वर्क मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल 41, क्योंकि राइट टू वर्क की बात है। सरकार कहती है हम आपको काम करने का आपके पास अधिकार होना चाहिए, तो मनरेगा स्कीम इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 41। बाकी आप इसको मन करें तो देख लेना, मेरे दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39D है और आर्टिकल 41 है, इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं पूछेगा। तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमने करा दिया, ILO करा दिया, बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जितने स्कीम्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन टॉपिक पर बना देंगे, एनुअल रिपोर्ट पर भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।